हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेज के बारे में। स्टेथोस्कोप के क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉन इन्वेसिव। तो नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि जो स्टेथोस्कोप है इसमें पेशेंट का केवल टेस्ट करेंगे, बॉडी का कह सकते हैं बिना किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किए हुए, बिना किसी सर्जरी के क्या किया जाता है वहाँ पे स्टेथोस्कोप से वहाँ पे पेशेंट का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता, इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस हुआ, नॉन इन्वेसिव प्रोसेस हुआ। इसमें क्या करता है जो एग्जामिनर है, केवल चेस्ट पीस को स्किन के ऊपर वहाँ पे अप्लाई करके रख करके वहाँ पे चेस्ट या लंग्स की जो साउंड्स होती है उसका असेसमेंट करता है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, एक सेफ कह सकते हैं, पेनलेस और रिस्क फ्री एग्जामिनेशन इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का सर्जिकल चीज़ें नहीं होती, तो ब्लीडिंग या इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। एज ग्रुप जैसे न्यूबॉर्न हुआ, एल्डरली पर्सन हुआ, तो भी उनमें भी ये क्या रहेगा, वहाँ पे सेफ रहेगा। ठीक है, बार बार एग्जामिनेशन करने से भी क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कोई वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव। तो पोर्टेबल मतलब जो स्टेथोस्कोप का है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, और वहाँ पे इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में या एग्जामिनर्स रहते हैं हॉस्पिटल में, या फिर क्लिनिक हो गया, आईसीयू हो गया, बहुत सारे वार्ड्स रहते हैं, आईसीयू एंड आईसीयू वार्ड्स रहते हैं, उनमें भी क्या कर सकते हैं, आसानी से ये अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इनएक्सपेंसिव का मतलब हो गया कि उसमें ज़्यादा कह सकते हैं, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इसकी कास्ट नहीं रहती है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट जैसे ईसीजी हो गया और कह सकते हैं यूएसजी मशीन हो गई, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी हो गई, सीटी स्कैन हो गई, तो ये सब ज़्यादा कास्टली रहती हैं, और जो स्टेथोस्कोप रहता है वो ज़्यादा कास्टली नहीं रहता है। ठीक है, बहुत ही लो कास्ट रहती है, और इफेक्टिव डायग्नोसिस भी इससे संभव कर सकते रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसको मेडिकल स्टूडेंट्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं वो सारे सभी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड इमीडिएट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, इमीडिएट क्लिनिकल एग्जामिनेशन वहाँ पे होता है, इमीडिएट रिजल्ट देता है, तो क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम वहाँ पे क्लिनिक इन्फॉर्मेशन ये देता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या करेगा, वहाँ पे स्कल्टेशन करके वहाँ पे तुरंत ही हार्ट साउंड के नॉर्मल है अब नॉर्मल है ये पता कर सकता है। ठीक है, ब्रीथ साउंड क्लियर है अब नॉर्मल है ये पता कर सकता है, बाउल साउंड को देख करके ब्लड फ्लो को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं रियल टाइम वहाँ पे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन ये देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं किसी लेबोरेटरी में टेस्ट या इमेजिंग रिपोर्ट का इंतजार करना पड़े। ठीक है, रियल टाइम वहाँ पे तुरंत ही, चाहे जितनी इमरजेंसी कंडीशन हो, कोई वहाँ पे तुरंत ही क्लिनिकल डिसीजन ले सकता है डॉक्टर। ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट भी वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, पेशेंट की कंडीशन को तुरंत वहाँ पे असेस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसेंशियल फॉर रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब हो गया जो पेशेंट है उसको जनरल क्लिनिकल टेस्ट वहाँ पे करें, तो स्टेथोस्कोप से वहाँ पे रूटीन एग्जामिनेशन वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट की हार्ट बीट और लंग्स का साउंड हो गया, एब्डोमिनल साउंड हो गया, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस जो स्टेथोस्कोप की हेल्प से उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट को कोई वहाँ पे डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो अगर वहाँ पे कोई लगता है, सस्पेक्शन रहता है, तो क्या करेंगे, तुरंत वहाँ पे उसकी ईसीजी करवा सकते हैं। लंग्स में है, लंग्स में अगर लग रहा है लंग साउंड में, तो वहाँ पे चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। हार्ट में ईसीजी हो गई, 2D ईको हो गया, तो डिपेंड करता है कैसी क्या कंडीशन है, उसके अनुसार वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट या फर्दर टेस्ट करवा सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई सस्पिशियस दिखता है तो। ठीक, इसके अलावा हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस इन कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़। ठीक है, तो मेनली क्या है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो स्टेथोस्कोप से हम ये भी असेसमेंट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो नहीं काज हुई। ठीक है, तो इसका एज ए कह सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वहाँ पे अगर हार्ट से रिलेटेड या कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है
तो डॉक्टर्स उसको क्या करके आइडेंटिफाई करके उसका असेसमेंट करके पता लगा सकता है। जैसे कि बहुत सारी रहती है हार्ट मर्मर की साउंड अगर वहाँ पे सुनाई दे रही है, या फिर वाल्व में कोई डिजीज़ काज हुई है तो उसको पता कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई, एरिथ्रीमिया की कंडीशन हो गई, और इसके अलावा जो थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देती है तो उसको भी हम उसका भी असेसमेंट करके उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड भी हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लिया व्हीजिंग साउंड है या फिर क्रैकल साउंड हो गई। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे प्लूरल फ्रैक्शन रफ की कंडीशन, निमोनिया हो गई, अस्थमा हो गई, सीओपीडी, तो बहुत सारी डिजीज़ रहती हैं जिनको हम वहाँ पे स्टेथोस्कोप का यूज़ करके उनकी जो साउंड होगी साउंड का असेसमेंट करके वहाँ पे स्कल्टेशन करके उनको हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर कंफर्मेशन के लिए फर्दर दूसरे टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है। लंग से रिलेटेड है पीएफटी करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, सिटी स्कैन करवा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड है तो 2D को करवा सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग टेस्ट रहते हैं जिनको करवा के हम वहाँ पे पता कर सकते हैं डिजीज़ क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे केवल इनिशियली वहाँ पे डिजीज़ को पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो स्टेथोस्कोप है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। जिससे क्या हो वहाँ पे ट्रीटमेंट टाइमली से स्टार्ट किया जा सके और बाद में कॉम्प्लिकेशंस को भी रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। तो ये थे एडवांटेज थे स्टेथोस्कोप के। ठीक है। तो मेनली क्या रहता है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो स्टेथोस्कोप एक सिंपल, पोर्टेबल और सेफ डिवाइस रहती है। ठीक है। कास्ट भी इफेक्टिवली और जो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी अपेक्षा इसकी बहुत ही लो कास्ट होती है, और इसमें बिना कोई इन्वेसिव प्रोसीजर किए हुए भी हम क्या करते हैं, हार्ट, लंग से या ब्लड वेसल से रिलेटेड या फिर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई डिजीज है तो रियल टाइम हम क्लिनिकल असेसमेंट उसका कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। ठीक है। कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं इसमें, तो डिपेंड ऑन द एग्जामिनर एक्सपीरियंस। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही रहता है कि स्टेथोस्कोप केवल और केवल एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, इसकी एक्यूरेसी केवल एग्जामिनर के नॉलेज और उसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, उसकी स्कल्टेशन स्किल्स कैसी है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो बाकी ये इसका एक ड्रॉबैक्स है कि केवल एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे जो डॉक्टर्स होगा, एग्जामिनर होगा, केवल वही स्टेथोस्कोप का यूज कर सकता है। ठीक है। तो वही उसको वहाँ जो नॉर्मल या एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, या लंग की साउंड हो गई, या फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स की साउंड होती है, उनके बीच क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है और उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर है या बिगनर है तो फिर वहाँ क्या होगा, तो उसको वहाँ पे साउंड क्लियरली नहीं सुनाई देगी, चाहे वो हार्ट की मरमर साउंड हो या फिर थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड हो गया, क्रैकल साउंड, प्लूरल फ्रैक्शन और जो साफ्टवर्टाइसिस की कंडीशन। तो वो क्या करेगा, ये जितनी भी साउंड्स रहेंगी उनको सुटेबल वहाँ पे उनकी क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कौन सी नॉर्मल साउंड है, कौन सी एबनॉर्मल साउंड हो, उसको आइडेंटिफाई करना उसके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं टफ रहेगा। ठीक है। वो उसको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए केवल स्टेथोस्कोप का यूज केवल जो कौन करता है, जो एक्सपीरियंस्ड रहता है। ठीक है। नॉन एक्सपीरियंस जो रहेगा, इनएक्सपीरियंस जो रहेगा, उसको उसकी फाइंडिंग की बेसिस पे हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस नहीं करेंगे। ठीक है। चाहे जो हो, चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस है चलो ठीक है, नॉन एक्सपीरियंस भी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप की फाइंडिंग के बेसिस पे वहाँ पे डायग्नोसिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके अलावा अदर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे वहाँ पे सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, अगर एब्डोमेन से रिलेटेड है तो वहाँ पे सीटी एब्डोमेन करवा सकते हैं। ठीक है।
और बहुत सारे होते हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड है तो 2D इको करवा लेते हैं, ECG करवा लें। लंग से रिलेटेड है तो VFT हो गया, और इसके अलावा HRCT थोरेक्स हो गया, ठीक है। तो ये अलग चेस्ट एक्सरे हो गया। तो ये अलग अलग हम टेस्ट परफॉर्म करवा करके उसका पर कह सकते हैं असेसमेंट कर सकते हैं। केवल स्टेथोस्कोप की हेल्प से वहाँ पे हम डायग्नोसिस करने के बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, उसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होंगे उसको करवाना ज़रूरी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल नॉइज़ कैन रिड्यूसेस साउंड क्वालिटी। तो जो एक्सटर्नल मेनली स्टेथोस्कोप क्या होगा, वहाँ पे बहुत ही जो शांत बॉडी साउंड होगी उसको सुनने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। लेकिन अगर आसपास वहाँ पे कोई एक्सटर्नल नॉइज़ है, ठीक है, तो क्या होगा, जो हार्ट की साउंड है या लंग्स की साउंड है प्रॉपर्ली वहाँ पे सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए मान लिया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के वार्ड में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर्ली साउंड नहीं सुन सकते। ICU इक्विपमेंट में वहाँ पे भी अलार्म है, बहुत सारी वॉइसेज आती हैं मशीन्स की, ट्रैफिक नॉइज़ है, या फिर बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं, कन्वेंशन सेंटर हो गया या फिर फैन या AC हो गया। तो बहुत सारे रीजन रहते हैं जिनके कारण वहाँ पे जो एक्सटर्नल नॉइज़ है, ये सारी एक्सटर्नल नॉइज़ की वजह से वहाँ पे जो बॉडी की वहाँ पे साउंड हो उसको आप प्रॉपर्ली वहाँ पे सुन नहीं सकते, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, जिससे क्योंकि वहाँ पे जो उसकी क्वालिटी होती है साउंड की वो रिड्यूस हो जाती है और ज़्यादा। तो वैसे भी अगर थर्ड हार्ट साउंड या फोर्थ हार्ट साउंड की बात की जाए तो क्या रहती, बहुत ही स्लो हार्ट साउंड रहती है, ठीक है। अब पहले से ही स्लो है प्लस एक्सटर्नल नॉइज़ है, तो उसकी वजह से वो साउंड को सुनना डिफ़िकल्ट हो जाता है और उनको डायग्नोस करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जो एस्कल्टेशन होगा, एस्कल्टेशन हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, जो एक शांत एरिया होगा, क्वाइट इन्वायरमेंट होगा, वहीं पे ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे अगर नॉइज़ की कंडीशन है तो वहाँ पे जो ये नॉर्मल स्टेथोस्कोप है जैसे उनका यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप का यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो नॉइज़ रिडक्शन की टेक्नोलॉजी प्रेजेंट रहती है। तो कुछ स्टेथोस्कोप होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बताए डिजिटल स्टेथोस्कोप, उसमें क्या रहता है, नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, नॉइज़ रिड्यूस हो जाती है, इतनी ज़्यादा और वहाँ पे साउंड नहीं आएगी, ठीक है। अकास्टिक स्टेथोस्कोप में क्या रहती है, वहाँ पे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली वॉइस सुनाई नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट है थिक चेस्ट वाल और ओबेसिटी में मेक्स साउंड डिफ़िकल्ट टू हेयर, ठीक है। तो जो अगर कोई पेशेंट है जिसकी चेस्ट वाल बहुत ही ज़्यादा थिक है, ठीक है, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, तो फिर बॉडी की साउंड वहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं सुनाई देगी। जो बॉडी साउंड होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही स्लो आएगी, क्योंकि थिक फैटी लेयर या थिक चेस्ट वाल होगी, तो वहाँ पे जो साउंड वेव होंगी वो उसके थ्रू ट्रेवल करके आएंगी, क्योंकि टिश्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, और हार्ट या लंग्स की जो साउंड होगी वो बाहर आते आते बहुत ही स्लो सुनाई देगी, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, जो थिक पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा पेशेंट होता है, ओबेस पेशेंट रहता है, तो उसमें क्या होगा, जो मरमर हार्ट साउंड होगी या थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड हो गई, ठीक है, या फिर जो स्लो हार्ट साउंड रहते हैं जैसे क्रिकल साउंड हो गए या फिर सॉफ्ट ब्रीथ साउंड हो गई, इनको सुनना क्या रहता है, बहुत ही वहाँ पे टफ होता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, वहाँ पे हम स्टेथोस्कोप कौन सा यूज़ करेंगे, डिजिटल स्टेथोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगी, ठीक है। डिजिटल स्टेथोस्कोप में फिलहाल थोड़ा बहुत अच्छे से सुनाई देगा, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत अच्छे से सुनना है तो कोई चीज़ उसका असेसमेंट करना है तो उसके लिए हम वहाँ पे 2D को करवा सकते हैं, जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, या फिर वहाँ पे ECG करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टेस्ट होते हैं जिनको हम करवा करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम एबनॉर्मेलिटीज रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय इकोकार्डियोग्राफी, ECG और इमेजिंग। तो कुछ
केवल मैंने पहले भी बताया कि केवल वहाँ पे स्टेथोस्कोप को से स्क्रीनिंग करके, ठीक है, वहाँ पे इनिशियल क्लिनिकल असेसमेंट करना थोड़ा सा कह सकते हैं, केवल इनिशियल असेसमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंप्लीट कह सकते हैं अगर कोई एबनॉर्मल साउंड आ रही है तो वहाँ पे उसको एग्जैक्ट क्या करेंगे, अगर एबनॉर्मल साउंड है तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे फर्दर टेस्ट करवाएंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, या फिर जो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे उसके बारे में, उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे मान लिया एबनॉर्मल साउंड आ रही है और प्रॉपर उसी को असेसमेंट करके अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट काज उसका नहीं पता है, उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है ये भी नहीं पता रहती है, और वहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेज हुए हैं इसके बारे में भी वहाँ पे पता नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम वहाँ पे फर्दर टेस्ट करवाएंगे। जैसे कि सबसे पहले है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं, जिसको हम ईसीजी कहते हैं, सॉरी वहाँ पे 2D इको जिसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ये मेनली किससे करते हैं, अल्ट्रासाउंड से बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। मैंने बताया जो 2D इको होता है वो किससे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से किया जाता है, अल्ट्रासाउंड की मशीन से करते हैं, ठीक है, जो कि क्या बताता है हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, और वहाँ पे रियल टाइम भी वहाँ पे हम देख सकते हैं, जो उसका रियल टाइम फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको भी हम वहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे वहाँ पे पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सी डिजीज़ है, वाल्वुलर डिजीज़ है कि वहाँ पे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, या फिर कोई मतलब हार्ट फेलियर की कंडीशन तो नहीं डेवलप हुई है, चैम्बर्स का साइज, उसका फ्रैक्शन, इजेक्शन का जो फ्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमको उनका असेसमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया हम स्टेथोस्कोप से वहाँ पे कर रहे हैं, तो स्टेथोस्कोप से करने के बाद क्या करते हैं, अगर हार्ट में मान लिया कोई एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है, जैसे हार्ट मरमर हो गया, सुनाई दे रही, तो उसको कन्फर्मेशन करने के लिए क्या करवाया जाता है, वहाँ पे 2D इको या फिर इकोकार्डियोग्राफी हम करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ECG, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कह सकते हैं, तो ECG भी क्या करती है, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करती है। अब जब स्टेथोस्कोप कर से हम पहले चेक करेंगे वहाँ पे अगर इरेगुलर या इरेथ्रीमिया की कंडीशन लग रही है, तो उससे क्या उसको क्या करेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ है कि नहीं है, उसके लिए हम ECG का यूज करते हैं, ठीक है। तो ECG करवाएंगे, ECG से हम पता लगा सकते हैं कि एरिथ्रीमिया की कंडीशन है, या हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है, कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, कि कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, कंडक्शन डिफेक्ट है, तो उन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे ECG कराया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी इमेजिंग टेक्निक्स होंगी, जिसमें मैंने बताया जैसे चेस्ट एक्सरे है, CT है, MRI है, ये भी क्या करवा सकते हैं, रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को इमेजिन करने के लिए या फिर उसका असेसमेंट करने के लिए। जैसे मान लिया किसी के न्यूमोनिया की कंडीशन है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन है, हार्ट का साइज उसका इलार्ज हो गया, मतलब कार्डियोमेगेली की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करवाते हैं, वहाँ पे चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में उसको हम करवा के उसका असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लिया किसी के पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है, या लंग्स में ट्यूमर की कंडीशन हो गई है, एओर्टिक डिजीज है, तो उस कंडीशन में हम CT स्कैन करवाएंगे, ठीक है। CT स्कैन से वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। MRI कब करवाएंगे, तो अगर किसी के कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या फिर कार्डियक मसल्स डिजीज़ है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, तो वहाँ पे हम MRI करवाते हैं। क्योंकि MRI मोस्टली किसके लिए करवाया जाता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनको देखने के लिए, वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसको चेक करने के लिए करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट अलग अलग रहते हैं, तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, केवल स्टेथोस्कोप के वहाँ पे क्लिनिकल सस्पेंशन देख करके हम वहाँ पे डिजीज़ नहीं कंफर्म करेंगे। उसके लिए पहले इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे, या फिर जो अदर टेस्ट रहते हैं करवाने के बाद फिर कंफर्मेशन टेस्ट वहाँ पे हम कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे डिजीज़ है कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस कह सकते हैं, या फिर उसके ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, ठीक है, वो रहते हैं इसके। क्योंकि इसको जो स्टेथोस्कोप का यूज़ कौन करेगा, जो एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे डॉक्टर्स होगा, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है
तो वहाँ पे प्रॉपर वो उसको जो साउंड है, हार्ट की साउंड हो चाहे लंग की साउंड हो, अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है तो उसको उसका असेसमेंट वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं केयर एंड मेंटेनेंस। तो केयर एंड मेंटेनेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले केयर एंड मेंटेनेंस का मतलब जो स्टेथोस्कोप है उसको हमेशा क्लीन करेंगे, हैंडल कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसका रेगुलर मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम करते हैं। जिससे कि अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे, उसको क्लीन रखेंगे, स्टोर सही से करेंगे, रेगुलर उसका मेंटेनेंस रखेंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी जो साउंड की क्वालिटी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई, और जो वहाँ पे इन्फेक्शन है उनका होने के चांसेस वहाँ पे कम रहेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे प्रॉपर उसको हम सही से मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ पे वो धीरे धीरे कंटेमिनेट हो सकता है और वहाँ पे जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीन द चेस्ट पीस विथ 70% एल्कोहल आफ्टर ईच पेशेंट। तो हर एक पेशेंट का कह सकते हैं वहाँ पे करने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद 70% एल्कोहल से वहाँ पे चेस्ट पीस को अच्छी तरह से क्या करेंगे, साफ करेंगे। अब 70% एल्कोहल ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें जो वाटर का कंटेंट होता है वो भी रहता है। ठीक, तो एल्कोहल क्या करता है, जो माइक्रोबियल सेल है उसके अंदर वहाँ पे इंटर करके वहाँ पे उसके जो प्रोटीन होती है उसको डीनेचुरेट कर देता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लिया एक पेशेंट को करने के बाद तो हम वहाँ पे ले करते हैं और फिर उस पर क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस जो होंगे वो वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो वहाँ पे अडेयर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको वहाँ पे क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि मान लिया एक पेशेंट से करने किए बाद में वहाँ पे उसके कोई बैक्टीरियल डिजीज़ थी, फिर दूसरे पेशेंट को वही लगा दिए तो क्या होगा, अगर वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज है तो फिर ट्रांसफ़र होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंड है कीप द ट्यूबिंग अवे फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड सनलाइट। तो जो फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग होती है मोस्टली किसकी बनी रहती है, रबर या फिर पीसीबी की बनी होती है। तो उसको लंबे समय तक क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर या फिर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे जो ट्यूबिंग होगी वो हार्ड हो जाएगी और वहाँ पे क्रैक्स पड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसकी फ्लैक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी, साउंड लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो स्टेथोस्कोप होगा हमेशा कहाँ रखेंगे, उसको कूल और ड्राई प्लेस में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोर इन क्लीन ड्राई प्लेस। तो स्टेथोस्कोप हमेशा कहाँ रखेंगे, क्लीन एंड ड्राई प्लेस में रखेंगे, क्योंकि मॉइस्ट वाले प्लेस पे क्या होता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस, फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा फंगल क्यों, जो बैक्टीरियल है, रस्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ सकती हैं, जिससे वहाँ पे वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो सही स्टोर करेंगे तो उससे वहाँ पे उसकी जो लाइफ होती है वो भी इंक्रीज होगी और वहाँ पे हाइजीन्स भी होना रहता है, जिससे जो साउंड की क्वालिटी होगी वो भी वहाँ पे अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा रिप्लेस डैमेज्ड ईयर पीसेज व्हेन नेसेसरी। अगर वहाँ पे ईयर पीसेज डैमेज हो जाते हैं, फट जाएं या फिर लूज हो जाएं, ठीक है, या फिर शेप उसका चेंज हो जाए, हार्ड हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए, तुरंत चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि डैमेज्ड ईयर पीस ईयर टिप रहेगी, उससे क्या होगा, वहाँ पे साउंड लीकेज होगा। अब जब साउंड लीकेज होगा तो वहाँ पे प्रॉपर्ली साउंड नहीं क्लियर सुनाई देगी। इसके अलावा एक्सटर्नल नॉइज़ भी वहाँ पे अंदर आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, जिससे क्या होगा, उसकी जो साउंड क्लियरिटी होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से क्या करेंगे, उसको वहाँ पे जो स्टेथोस्कोप होगा उसको हम तो क्या करेंगे, अगर उसमें कोई डैमेज है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका जब रिप्लेस कर देंगे तो उसका एस्कल्टेशन और ज़्यादा क्लियर वहाँ पे सुनाई देने लगेगा। नेक्स्ट है अवॉइड बेंडिंग और फोल्डिंग द ट्यूबिंग शार्पली। तो
जो ट्यूबिंग रहती है उसको कभी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बेंड करके या फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार हम उसको फोल्ड करेंगे उससे क्या होगा, ट्यूबिंग में क्रैक्स आ जाएंगे और वहाँ पे एयर लीकेज होगा, जिससे साउंड का ट्रांसमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब जब साउंड का ट्रांसमिशन रिड्यूस हो जाएगा तो प्रॉपर्ली वहाँ पे सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे, जो स्टेथोस्कोप होगा लूजली कॉइल्ड करके रखेंगे, जिससे क्या हो, ट्यूबिंग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे सही चलती। ठीक, नेक्स्ट है डिसइंफेक्ट रेगुलरली टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। तो प्रॉपरली मीन चीज उसको क्या करेंगे, जो स्टेथोस्कोप होगा, क्योंकि एक ही स्टेथोस्कोप है, बार बार अलग अलग पेशेंट पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर अगर हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा या फिर जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा उसका पालन करने से डिजीज स्प्रेड नहीं होगी, और वहाँ पे जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट की भी सेफ्टी वहाँ पे बनी रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग रहते हैं, प्रोसीजर रहते हैं, जिनसे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसको बचा सकते हैं डिसइंफेक्शन से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या क्या होती है। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस में सबसे पहले बात करते हैं, द स्टेथोस्कोप इज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ मेडिकल प्रोफेशंस बिकॉज इट प्ले अ वाइटल रोल इन बेड साइड डायग्नोसिस। तो बेड साइड डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस, मतलब जो स्टेथोस्कोप होगा उसको जो कह सकते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशंस में एज सिंबल की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। मेनली होता क्या है, अगर डॉक्टर्स होगा उसको देखते होंगे कि उसके गले में स्टेथोस्कोप हमेशा दिखाई देता है। इसका कारण यही रहता है क्योंकि वो डॉक्टर्स का आइडेंटिटी एक बन चुकी है। तो मेन स्टेथोस्कोप को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो बेड साइड डायग्नोसिस होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बेड साइड डायग्नोसिस का मतलब हो गया, डॉक्टर्स वहाँ पे उसके अंदर पेशेंट के बेड के पास जा करके वहाँ पे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको बेड साइड कहते हैं। सेकंड, इट हेल्प्स क्लीननेस, डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन एंड ब्लड वेसल्स अलाउंग द रैपिड असेसमेंट विदाउट इन्वेसिव प्रोसीजर। तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से वहाँ पे क्लिनिकल कह सकते हैं, जो डॉक्टर्स रहेंगे बॉडी के कई जो आर्गन्स होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटीज़ को वहाँ पे पता लगाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करेंगे, हार्ट की साउंड को सुनेंगे। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड हार्ट, मरमर हार्ट साउंड हो गई, अगर किसी को एरिथीमिया की कंडीशन होगी तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम हार्ट डिजीज़ को इनिशियली डायग्नोस कर सकते हैं और वहाँ पे उसके अनुसार इनिशियल ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए बाद में फर्दर टेस्ट लिखे जाते हैं अगर कोई डिजीज़ की अबनॉर्मल कंडीशन लग रही है तो। ऐसे ही लंग से रिलेटेड भी वहाँ पे अगर मान लिया कोई वीजिंग की साउंड या फिर क्रिकल साउंड हो गई, प्लूरल फ्रैक्शन रब की कंडीशन है या फिर वैस्कुलर ब्रीदिंग साउंड है, तो उस कंडीशन को भी असेस करके वहाँ पे अस्थमा, निमोनिया, COPD ऐसी डिजीज़ को हम पता लगा सकते हैं उनका और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही एब्डोमेन से रिलेटेड वहाँ पे अगर बाउल से रिलेटेड कोई वहाँ पे हार्ट साउंड नॉर्मल या फिर कोई एबनॉर्मल हार्ट साउंड वहाँ पे सुनाई देती है। ठीक है, तो या फिर हार्ट साउंड वहाँ पे बाउल हार्ट साउंड एब्सेंट है, नहीं सुनाई दे रही है, तो इससे हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, पेरिस्टाल्टिक इलियस या फिर जो पेरिटोनाइटिस जैसी डिजीज़ को हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ब्लड वेसल से रिलेटेड अगर मान लिया वहाँ पे कैरोटिड बर्टिट की कंडीशन है या फिर फीमोरल आर्टरी बर्टिट की कंडीशन है, तो उसको सुन के हम बता सकते हैं कि जो आर्टेरियल आर्टरी स्टेनोसिस या फिर वेस्कुलर डिजीज़ है कि नहीं, उसको हम कंफर्म करने के लिए फर्दर टेस्ट कराएंगे। अलॉन्ग रैपिड असेसमेंट विदाउट इन्वेसिव प्रोसीजर, तो यहाँ पे रैपिड असेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पे कुछ ही टाइम में वहाँ पे पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को असेसमेंट उनका करता है और वहाँ पे कोई इन्वेसिव प्रोसीजर भी यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, केवल स्टेथोस्कोप से वहाँ पे बॉडी सरफेस पे रख के एग्जामिनेशन करेंगे और वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो एक ऐसा सेफ, पेनलेस कह सकते हैं और नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। नेक्स्ट है, डिस्पाइट मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक्स सच एज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, CT एंड MRI, द स्टेथोस्कोप रिमेन्स एन इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर
रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, पोर्टेबिलिटी, रियलेबिलिटी एंड इमीडिएट डायग्नोस्टिक वैल्यू। तो मेनली बहुत सारी मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी हैं जो कि डेवलप हो चुकी हैं, जैसे मैंने बताया 2D इको हो गया, इकोकार्डियोग्राफी जिसको कहते हैं, सिटी हो गया, MRI हो गया, ECG हो गया, ये सब एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को भी हम यूज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप आज भी रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सिंपल रहता है, आसानी से इसको कैरी कर सकता है। ठीक है, और वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं रहता है। ठीक है, लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो आज आसानी से वहाँ पे हम हर जगह हॉस्पिटल, क्लिनिक, ICU सब जगह इसका हम यूज़ में आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सिटी MRI है डेली यूज़ में नहीं ले सकते, मतलब रूटीन एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको साथ में पोर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा रियलेबिलिटी, तो ये स्टेथोस्कोप रिलायबल भी रहेगा, क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन भी रिलायबल देता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं वो तुरंत वहाँ पे उनको क्लिनिकल क्लू मिल जाता है डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इमीडिएट डायग्नोस्टिक वैल्यू, तो ये तुरंत क्या करेगा, वहाँ पे डायग्नोस्टिक वैल्यू भी दे देता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, हार्ट नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, लंग नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है, बाउल साउंड है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इनका क्लिनिकल असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे आपका स्टेथोस्कोप होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में